मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो हमेशा ट्रस्टेड कंसल्टेंट के माध्यम से ही खरीदें। यहाँ मैं हाल ही के एक एग्जाम्पल को लेना चाहता हूँ जो कि सोहना के सेक्टर 25 का है। यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग में 923 लोगों के फ्लैट निकले। अब बिल्डर उनसे एक्स्ट्रा मनी की डिमांड कर रहा है जो कि पर फ्लैट रहने वाला है 6,22,750 रुपये के आसपास। मैं इस अमाउंट को अगर 923 फ्लैट के साथ कैलकुलेट करूं तो टोटल बनता है 57,47 लाख रुपए से ऊपर। मेरे 9 क्लाइंट्स का इस सोसाइटी में फ्लैट निकला है। मैंने उनको पेड सर्विस दी थी जो कि नॉमिनल चार्जेस पर थी। अब मैं उनको 4 से 5 साल तक पूरा सपोर्ट करूंगा जब तक कि पोजीशन नहीं आ जाता है, और मैं उनके जो बिल्डर ये डिमांड कर रहा है उनके ये चार्जेस भी वेव ऑफ कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये कैच है। इस कहानी की असली शुरुआत होती है 8 अप्रैल 2026 से, जब हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 में अमेंडमेंट किया और नोटिफिकेशन निकाला। अब ध्यान से सुनने वाली बात है कि अमेंडमेंट क्या है। अगर आपको नोटिफिकेशन की कॉपी चाहिए तो मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर अमेंड कॉपी लिखकर भेज दे, मैं आपको कॉपी भेज दूंगा। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो मुख्य पॉइंट हैं वो है, पहला है मैंडेटरी कार पार्किंग, दूसरा है विजिटर और 2 व्हीलर कार पार्किंग, तीसरा है बिल्डिंग प्लान सेक्शन, और चौथा है रेट रिवीजन, यानी कि फ्लैट का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, और पांचवा है जिन भी अफोर्डेबल का ओसी अभी तक नहीं आया है उस बिल्डर उस प्रोजेक्ट के पार्किंग प्लान और बिल्डिंग प्लान में चेंज करवा सकता है। अब जो पॉलिसी के ये नॉर्म्स हैं इनको वर्ड बाय वर्ड पढ़ के डिकोड करते हैं। जिन लोगों को इस अफोर्डेबल में फ्लैट निकला है उन लोगों के अवेयरनेस के लिए सभी लोगों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया है जिसमें सिर्फ वही लोग रहेंगे जिनका कि सोहना के सेक्टर 25 में फ्लैट निकला है। इसके लिए जो स्क्रीन पर QR कोड चल रहा है उसको स्कैन करके रिक्वेस्ट मेरे पास भेज दे। सभी सक्सेसफुल अलॉटीज़ को इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और जिससे कि सारे के सारे अलॉटी एक साथ हो जाएंगे और अपने जो लीगल राइट्स हैं उस पे आपस में बात कर सकते हैं। अब करते हैं इसको डिकोड। पार्किंग नॉर्म्स में क्या बदलाव आया है इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने नोटिफिकेशन निकाला है। मैंडेटरी पार्किंग स्पेस shall be provided by the colonizer at the rate of 1 equivalent car space ECS per dwelling unit at a rate of 10% of the cost of flat। यानी कि इसका मतलब ये है कि अब जो कि पहले कैप था 5% तक बिल्डर या डेवलपर पार्किंग का ले सकता था, लेकिन यहाँ पर अब उसको बढ़ा के 10% कर दिया है। यानी कि आपका 2 BHK का अगर 500 या 550 स्क्वायर फुट का साइज़ है और उसकी जो टोटल कॉस्ट आती है, या फिर 645 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया है जो कि 3 BHK है, उसका जो भी कॉस्ट आता है उसका टोटल कॉस्ट का 10% तक बिल्डर आपसे पैसा लेगा। एक फ्लैट के साथ एक पार्किंग मैंडेटरी होगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, द बैलेंस अवेलेबल पार्किंग स्पेस इफ एनी बियॉन्ड द allocated parking sites can be earmarked as free visitor car park space और 2 व्हीलर कार पार्किंग। यानी कि जो भी पार्किंग स्पेस बचेगा और आप लोग नहीं लोगे तो उसको बिल्डर डेवलपर को मार्क करके विजिटर पार्किंग बनाना होगा या फिर 2 व्हीलर कार पार्किंग बनाना होगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, पार्किंग स्लॉट फॉर ईच ड्वेलिंग यूनिट शैल बी क्लियरली मार्क्ड ड्यूरिंग बिल्डिंग प्लान सेंक्शन। यानी कि जब बिल्डिंग प्लान सेंक्शन कराया जाएगा उस समय पे जो प्लान है, लेआउट है, उसमें पार्किंग को मार्क करके देना होगा। उसी के बाद बिल्डिंग प्लान सेंक्शन होगा। ये तब की बात है जब लाइसेंस नहीं आया है और इनिशियल स्टेज पर बिल्डर डेवलपर ड्राइंग और लेआउट वगैरह लेके टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास जाता है अप्रूवल कराने के लिए। तो अब पहले से ही उसको पार्किंग स्पेस मार्क करके देना होगा। अब बात करते हैं अगले मेन पॉइंट के ऊपर, इन केस वेयर लाइसेंस अंडर AHP यानी अफोर्डेबल
हाउसिंग प्रोजेक्ट 2013 ऑलरेडी स्टैंड ग्रांटेड एंड बिल्डिंग प्लान स्टैंड अप्रूव्ड without availing the mandatory 1.0 ECS per dwelling unit parking space. The colonizer shall be required to submit the consent of at least 2/3 of the allottees as per the provisions of section 14 of Real Estate Regulation Act 2016. यानी कि इसका मतलब है कि अब अगर किसी भी प्रोजेक्ट का ओसी अभी तक नहीं आया है और अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर प्रोजेक्ट फेस में है, उसका ओसी नहीं आया है, तो बिल्डर डेवलपर जितने भी अलॉटी हैं उनका जो अलॉटीज़ का 2/3 जो भी क्वांटिटी संख्या बनती है उनका कंसेंट लेके, उनकी सहमति लेके और इस बिल्डिंग प्लान को चेंज करा के पार्किंग ला सकता है और आपसे 10% तक का पैसा पार्किंग के एवज में ले सकता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि 2/3 से अप्रूवल और कंसेंट लेना ज़रूरी है। अब आते हैं रेट रिवीजन के ऊपर, जो कि रेट रिवीजन किया गया है, यानी कि जो फ्लैट कारपेट एरिया पे बिकता है अफोर्डेबल हाउसिंग, उसमें जो कारपेट एरिया के ऊपर पर स्क्वायर फुट का अमेंडमेंट आया है उसका क्या रूल आया है। उसमें जो रूल आया है वो ये आया है कि अब जो जिनका अलॉटमेंट हो चुका है वो बढ़े हुए रेट उन पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन चाहे आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है और उसका ड्रॉ नहीं हुआ है अभी तक, तो ये वाला जो रेट रिवीजन है उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट है कि हम अलॉटमेंट किसको बोलते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं थोड़ा सा। पहला, जिस प्रोजेक्ट में आप लोगों का बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो गया है, क्या उसको हम अलॉटमेंट बोलेंगे, या फिर इनिशियल 25% की डिमांड बिल्डर ने आपसे कर दी है और आपने उस अमाउंट को दे दिया है, या फिर उसको अलॉटमेंट बोलेंगे। बाकी के 2 पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और उन लोगों तक ज़रूर भेज दें जिन लोगों का अफोर्डेबल्स में फ्लैट निकला है। तीसरा पॉइंट आता है कि ड्रॉ में आपका नाम निकला है, यानी कि फॉर्म फिलअप करने के बाद जब ड्रॉ निकलता है तो ड्रॉ में आपका नाम निकल आया है, या इसको अलॉटमेंट बोलेंगे। या फिर पैसा अभी तक आपने जो बिल्डर डेवलपर को दिया नहीं है, बट 25% का डिमांड लेटर आपके पास आ गया है, या इसको हम अलॉटमेंट बोलेंगे। मुझे इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिखें, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू।